बेटा कल हम लोग जो है क्या कर रहे थे, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट देखा था ना हम लोगों ने, जस्ट उसका डायग्राम हमने बनाया था। आज फिर से उसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। ऐसे कुछ हमने डायग्राम बनाया था बेटा। चलो देखो, ये क्या था बेटा, एक फ्लास्क था जिसमें वाटर है, ये वैक्यूम पाइप है, ये वैक्यूम पाइप है जिससे कि हम सारा एयर अंदर का निकाल लिए। इसमें सारा वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है ना, मेंडल सॉरी स्टेनले मिलर ने, ठीक है, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया इस पाइप के थ्रू, सारा एयर खींच लिया बाहर। अब ये जो है बेटा, इसमें स्प्रिट लैंप लगा हुआ है, इससे क्या होगा कि वाटर बॉयल्ड होता रहेगा। वाटर जो है वेपर के फॉर्म में यहाँ पे आके कलेक्ट होगा, यहाँ पे H2O कलेक्ट होगा बेटा वेपर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, इसमें ये क्या है बेटा, हमने लिखा था इसको इलेक्ट्रोड, और इसमें जो वोल्ट था बेटा 75,000 वोल्ट, और यहाँ जो टेम्परेचर क्रिएट किया गया वो था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। मिलर ने जो यहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट किया बेटा 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एशियन इन्वायरमेंट में था, एटमॉस्फेयर में था, ठीक है। और यहाँ पे गैसेस का मिक्सचर कुछ लिया था उन्होंने, मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था और हाइड्रोजन लिया था, ठीक है। इसमें मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन 2:1:2 का ये रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है, 2:1:2 और वाटर वेपर के फॉर्म में था, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने एक कंडेंसर लगा दिया था, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया, यहाँ पे कूल वाटर भेज रहे थे, यहाँ से हॉट वाटर निकल रहा था, तो जो भी इधर से मटेरियल आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा ना। और ये सेटअप देखो, इस तरह से एक्सपेरिमेंट को चलने दिया लगातार लगभग 18 दिन तक। महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक हुई थी, 18 डेज तक, 18 दिन तक चला था, और ये भी 18 दिन तक चला बेटा, ठीक है ना। ये भी, ये इसको लिख लेना, ये है कंडेंसर जो कूल कर रहा है बेटा मटेरियल्स को, जो ऊपर से नीचे आ रहा है। हुआ क्या था बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करने लगे और कुछ कंपाउंड्स बनाए, वो कंपाउंड्स इधर से इधर आया और ठंडा होकर के यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर चला गया। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। तो वाटर कंटेनिंग वाटर का इसमें जो है बेटा क्या है, वाटर वेपर भी रहेगा, तो इसमें मिला हमको वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड at the 18th day, at 18th day, 18 दिन तक चला, 18वें दिन, ठीक है ना। क्या मिला, कुछ न्यू केमिकल्स मिले, डाला तो ये गया था बेटा, और मिला कुछ न्यू केमिकल्स,
new chemicals available in ट्यूब। इस ट्यूब में कुछ न्यू केमिकल्स पाए गए, ठीक है ना, या जार। वो कौन कौन से थे बेटा? कुछ अमीनो एसिड्स थे, जैसे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जो उनको मिला बेटा वो था अलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, अलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एक्सेट्रा। ये सब सारे मिले उनको 18वें दिन बेटा, ठीक है। यूरिया भी मिला, हाइड्रोजन साइनाइड भी मिला, वो भी लिख लो। यूरिया मिला, HCN मिला, जो हमने अभी लिखा था ना, साइनाइड, HCN भी मिला। एसिटिक एसिड भी मिला, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। कमाल की बात है बेटा, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिया था इन्होंने? मीथेन लिया, अमोनिया लिया और लिया। वाटर वेपर के फॉर्म में था, 18 दिन तक चलने दिया बेटा। 18वें दिन जो है यहाँ रेगुलेटर था, उसे निकाल चेक करते रहते थे वो। यहाँ पे एक रेगुलेटर मैंने कल बनाया था, बना सकते हो आप लोग। रेगुलेटर बना सकते हो। इससे निकाल के इन्होंने देखा तो 18th डे ये सारे कंपाउंड्स मिल गए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइफ भी बेटा एसेंशियल कंपाउंड्स नहीं है। अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन बनते ही बेटा पॉसिबल है कि सेल बन जाएगा, समझ रहे हो? मतलब इन्होंने एक लिविंग सेल्स के लिए जो भी एसेंशियल केमिकल्स थे उसको बना के दिखा दिया और बताया कि एंशिएंट एनवायरनमेंट में बेटा एटमॉस्फेयर में यही सब कुछ चल रहा था जो पहले हेल्डन ने बोला था। हेल्डन ने जो बोला था बेटा वो करके दिखा दिया इन्होंने, स्टैनले मिलर ने। स्टैनले मिलर जो है सपोर्ट का एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करता है केमोजेनी को। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव कर दिया। ये जो एक्सपेरिमेंट है ऐसा नहीं है कि 18 डेज तक चला बेटा, ये लगभग 6 महीने तक चलाया उन्होंने। 6 महीने बाद देखा गया बेटा कि न्यूक्लिक एसिड के लिए बेटा जो इसेंशियल कंपाउंड्स है जैसे कि नाइट्रोजनस बेस है वो भी बन गया 6 महीने में, है ना। न्यूक्लिक एसिड के लिए जो इसेंशियल कंपाउंड्स है वो बन गया, राइबोस बन गया, डीऑक्सीराइबोस बन गया, नाइट्रोजनस बेसेस बन गया, लिपिड्स बन गया, सब कुछ बना दिया इन्होंने 6 महीने में जो लाइफ के लिए इसेंशियल केमिकल्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से केमी और केमोजेनी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट से। अब इसके बाद है बेटा बायोजेनी। इसके बाद है बेटा बायोजेनी। बायोजेनी मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, लिखते चलो समझ में आ जाएगा अपने आप। लिखो आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट या मिलर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंटल या experimentation, after his experimentation Miller states that the favorable condition states that the formation of Mendel states that the formation of these molecules
formation of these molecules is not enough for the formation of life. एक मिनट, क्या लिखा? Not enough for the formation of life on this earth, मतलब अभी तक 18 डेज के बाद, है ना? On this earth, full stop. For the formation of life, three conditions must be fulfilled. पहला, रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। हम केमिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केमिकल के नेचर की बात कर रहे हैं। केमिकल नेचर ऐसा होना चाहिए बेटा, सबसे पहले कि मतलब ऐसा कोई केमिकल होना चाहिए जो जिसमें रेप्लिकेशन हो सके, म्यूटेशन हो सके, डाइवर्सिटी को बेटा बनाने के लिए, मतलब फॉर्म करने के लिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी या जो भी, उसके लिए म्यूटेशन उसमें होना चाहिए थोड़ा बहुत, वो भी स्लो रेट में होना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी वाला कोई केमिकल होना चाहिए, है ना? तो जो क्राइटेरिया है लाइफ के लिए, वो पहली क्राइटेरिया लिखो, देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1, देयर must be formation of replicator molecule, replicator molecules होना चाहिए जो अपने खुद की कॉपी बना सके, मतलब रेप्लिकेट कर सके, खुद की कॉपी बना सके, है ना? सेकेंड पॉइंट, copying of these replicators must have been subject to error through mutation, मतलब उसमें म्यूटेशन एरर होना चाहिए, म्यूटेशन के थ्रू, जिससे कि इवोल्यूशन को वो प्रमोट कर सके। विदाउट इवोल्यूशन तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो म्यूटेशन होना चाहिए उसकी कॉपी के टाइम। जैसे ही उसकी कॉपी, आप जानते हो कि डीएनए है, जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लाइफ के लिए बेटा रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल में इवोल्यूशन के लिए रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल में म्यूटेशन होना चाहिए, एरर होना चाहिए, ये अच्छी बात है। थर्ड देखिए, द रेप्लिकेटर्स मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम, द रेप्लिकेटर must be isolated from their environment, अपने आप को वो अलग रख सके, ठीक है ना? The replicators must be isolated from their environment or surrounding with some sort of material, तो ये जो तीन क्राइटेरिया आपने लिखा, बेटा आपने, ये होना चाहिए लाइफ के लिए, बायोजेनिक के लिए, डाइवर्सिटी के लिए। ये तीन क्राइटेरिया आपको याद रखना चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, पहला रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, दूसरा मैंने क्या बताया, उसमें एरर होना चाहिए थ्रू म्यूटेशन ताकि इवोल्यूशन को प्रमोट कर सके, तीसरा वो अपने आप को सराउंडिंग से सेपरेट कर सके कुछ मटेरियल्स के लिए। जैसे आप जानते हो आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
तो सेल के बाहर सेल वॉल है, अपने आप को वो सेपरेट कर सकता है, तभी वो सेल सर्वाइव कर सकती है और उसकी डाइवर्सिटी भी आ सकती है। ठीक है, अब नोट करो या स्टार लगाओ, नोट करो और स्टार लगा के लिखो बेटा, ऐसे स्टार लगाओ, लिखो आफ्टर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट फॉर 6 months, आफ्टर मिलर के लिए बोल रहा हूं मैं, आफ्टर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट फॉर 6 months or more, 6 months or more, almost all the micromolecules, almost all the micromolecules were available, मतलब लगभग 6 महीना तक चला बेटा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद लगभग सारे माइक्रोमोलिक्यूल जैसे कि ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज शुगर या शुगर्स, मोनोसाइकेराइड्स और अमीनो एसिड्स सारे प्रोड्यूस हो गए, सब प्रोड्यूस हो गए। बात समझ में आ गई? तो बायोजेनी समझ में आ गया मुझे लगता है आपको, बायोजेनी क्या होती है। अब देखो बेटा, आइसोलेशन एंड एग्रीगेशन, जो थर्ड कंडीशन है उस पे ज्यादा जोर देंगे हम, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो सेल थी बेटा, वो अपने आप को कैसे आइसोलेट कर पाया अपने सराउंडिंग से, उस पे ज्यादा हम फोकस करेंगे आज। अभी अब हेडिंग दो आप, आइसोलेशन एंड एग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू, जो थर्ड कंडीशन हमने लिखा है बेटा, आइसोलेशन एंड एग्रीगेशन। आइसोलेशन तो आप जानते हो, एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे हाइड्रोजन है बेटा और ऑक्सीजन है, इन दोनों के एग्रीगेशन मतलब रिएक्शन का रिजल्ट है H2O, ठीक बात है ना। ये एग्रीगेट कर गए, मतलब रिएक्ट कर गए, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये वाटर के एग्रीगेशन का रिजल्ट है। वैसे ही बेटा सेल्स के एग्रीगेशन का रिजल्ट होता है टिश्यू, और टिश्यूज के एग्रीगेशन का रिजल्ट होता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स के एग्रीगेशन का रिजल्ट होता है ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम में क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो, उनके एग्रीगेशन का रिजल्ट होता है। तो इधर देखो थोड़ा, समझ गया हो गया एग्रीगेशन। अब जो एग्रीगेशन जो कंपाउंड्स बने थे स्टार्टिंग में, अमीनो एसिड्स, मोनोसाइकेराइड्स, नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह, जो कुछ भी बने थे वो सब एग्रीगेट करके बेटा सबसे पहले क्या बना दिए, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स बनाया उन्होंने। जो भी बनाया वो था प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बेटा प्रोटोबायोन्स बोलते हैं। प्रोटोबायोन्स, प्रोटोबायोन्स, प्री सेल्स, प्रोटो मतलब पहले, बायो लाइफ, लिविंग, तो ये क्या हो गया बेटा, प्री सेल्स, सेल्स के पहले ये बन गए थे। कैसे बने थे, इसके लिए दो थियरी है बेटा, यहां पर हम बताएंगे। पहला है बेटा कोएसर वेट्स, और दूसरा है बेटा माइक्रोस्फीयर्स।
अब कोएस्टर वेट क्या है और माइक्रोस्फीयर क्या है, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह हमें देखना पड़ेगा। बेटा ओपैरिन ने in 1924 ऑब्जर्व किया, ओपैरिन in 1924 ऑब्जर्व लार्ज प्रोटीन्स, ध्यान से देखो, लार्ज प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन्स प्लस पॉली सैकेराइड्स, लार्ज प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड्स प्लस वाटर, ध्यान देना, लार्ज प्रोटीन्स बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्लस पॉलीसैकेराइड्स प्लस वाटर, ये सारे मिलके या ये सारे जो है तीनों में कंडेंसेशन हुआ, मतलब श्रंकेन है ना, एग्रीगेशन कर सकते हो आप लोग, sunken and formed coesar waves मतलब अब देखो ये ऐसा ऐसा ऐसे, ये सब सारे क्या है, कोएसर वेव्स हैं। इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, एग्रीगेट हो गए थे सारे के सारे मॉलिक्यूल, जिसमें क्या है कुछ बड़े बड़े ओपैरिन ने बताया बेटा और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया, इसको भी लार्ज प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स और वाटर आपस में एग्रीगेट होके बेटा कुछ फॉर्म कर देते हैं मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, जिसको हम कोएसर वेव्स बोलते हैं। और ओपैरिन ने बताया कि सबसे पहले कोएसर वेव्स बने थे, इन्होंने अलग कर लिया था, ठीक है ना, अपने आप को एटमॉस्फेयर से। कोएसर वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, पहला है बेटा लिखिए, दे शो सिंपल मेटाबॉलिज्म, दे shows SHOWS simple मेटाबॉलिज्म, ध्यान से देखो, ये जो है मेटाबॉलिज्म शो कर रहे थे, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा था, मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी के जैसा इनके अंदर कुछ था, समझ रहे हो, प्रोटीन है ना, ये इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होने लगा था बेटा, ऐसा ओपैरिन ने ऑब्जर्व किया था, ये सच बात है, ठीक है ना, अभी लिविंग सेल बनी नहीं है, याद रखना। और बट इनके बाहर कोई लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है, दे डू नॉट हैव लिपिड आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं जरूरी है लिखना, दे डू नॉट हैव लिपिड आउटर मेम्ब्रेन, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी जो लिपिड की बनी हुई है। Thus they do not fulfill precursor of life। ये बहुत बड़ी बात थी, ओपैरिन ने बना के ऐसा दिखा तो दिया कि एक मॉलिक्यूल है, मतलब एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कुछ जिसमें कि मेटाबॉलिज्म वो शो कर रहा था, लेकिन बात ये थी कि इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं था, ठीक है, तो लाइफ के लिए जो क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो थर्ड पॉइंट लिखे या ऐसे इसी में आगे कॉमा देके लिख लो, कॉमा देके लिखो, thus they do not fulfill
precursor of life, they do not fulfill the precursor of life. अब चलो देखते हैं बेटा, दूसरा है माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर में बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कूल वाटर, ऐसा समझ लो आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस कूल वाटर, ये जो दोनों है बेटा एग्रीगेट होकर बना लिए माइक्रोस्फीयर। क्या बना लिए? माइक्रोस्फीयर। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ठंडे कूल वाटर का एग्रीगेशन माइक्रोस्फीयर बना लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये जो बनाया गया बेटा वो आर्टिफिशियल बनाया गया। आर्टिफिशियल, जैसे कि आर्टिफिशियल बनाया था किसने? मिलर ने, ठीक है ना। वो नेचुरली आज जो पाए जाते हैं उनका यूज नहीं किया गया था, उन्होंने बनाया था बेटा। उसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंशिएंट एनवायरनमेंट में जो जैसे बने थे वैसे बनाया गया और उसका कूल वाटर के साथ मिक्स किया गया, तो जो हमें एग्रीगेशन का रिजल्ट मिला उसको बोला गया क्या? माइक्रोस्फीयर, ठीक है। इफ द मिक्सचर कंटेन लिपिड्स, देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब किसका मिक्सचर? इसका और इसका ऐसे लिख देता हूं, इफ द मिक्सचर कंटेन लिपिड्स। अब मैंने लिपिड्स लिख दिया तो इसमें क्या है? फैट इज जो सवाल जानते हो आप लोग, या फैट बोल सकते हैं इसको। लिपिड surface of microsphere, surface of microsphere, microsphere consists of lipid bilayer membrane। भाई देखो बहुत चमत्कार हो रहा है, ये चमत्कार से कम नहीं है। देखो बेटा, इस मिक्सचर में लिपिड को मिक्स कर दिया गया, उसके बाद जो माइक्रोस्फीयर बना, उस माइक्रोस्फीयर के चारों तरफ लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन थी। देखो, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो अब सिडनी फॉक्स ने क्या किया? सिडनी फॉक्स नाम आपको याद रखना है और माइक्रोस्फीयर से रिलेटेड है। सिडनी फॉक्स, सिडनी फॉक्स, ये नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखना है। इन 1950 इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया? 180 अमीनो एसिड्स को 130 टू 180 डिग्री तक टेम्परेचर पे रखा। 130 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा और इससे इनके एग्रीगेशन से, अमीनो एसिड्स के एग्रीगेशन से बेटा जो स्ट्रक्चर मिला उसको उन्होंने प्रोटेनॉइड बोला। क्या बोला? प्रोटीनॉइड, प्रोटीनॉइड, ठीक है।
ये एक्चुअली में थे क्या, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। एक्चुअली ये जो थे बेटा, दिख रहा है ना, हाँ, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स ये थे। ओके, अब इनके एग्रीगेशन से बेटा इनके जो है एग्रीगेशन से जो कुछ बना उसको बोला गया, मतलब ये सारा कुछ देखो, दिस प्लस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस कूल वाटर प्लस अमीनो एसिड्स का एग्रीगेशन, ये सब कुछ मिलके जो स्ट्रक्चर बनाया बेटा उसका नाम दिया गया प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, सब भूल जाए इसमें, तो बस इतना याद रखना है बेटा, अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस कूल वाटर, एग्रीगेशन के बाद क्या बनाते हैं, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। एक्सपेरिमेंट किसका था ये, सिडनी फॉक्स का। माइक्रोस्फीयर सिडनी फॉक्स, माइक्रोस्फीयर सिडनी फॉक्स, कोइसरवेट्स ओपायरिन, कोइसरवेट्स ओपायरिन, बस इतना याद रखना चाहिए, इससे काम चल जाएगा आपका। प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर बन गया बेटा। अब बड़ी बात यह है कि प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं लिखने जा रहा हूं। देखो बेटा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा, मैं इसको मिटा के लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं कोइसरवेट्स को, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म शो कर रहा था बेटा, कोइसरवेट्स सिंपल मेटाबॉलिज्म शो करता था, लेकिन लाइफ के लिए जो फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए और सारी को फुलफिल नहीं किया, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ नहीं है ये, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं था इसमें, याद रखना चाहिए, इसमें मेम्ब्रेन नहीं था। अब हम प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा, ये जो प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर ये बेटा, ये लाइक कोकोइड बैक्टीरिया जो आज मिलते हैं, मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया जो आज मिल पाए जाते हैं बेटा, उसके जैसे थे ये, जो समझ रहे हो, तो लाइक कोकोइड बैक्टीरिया पहला प्रॉपर्टी, behave like कोकोइड बैक्टीरिया, ठीक। कोकस बैक्टीरिया आप लोग जानते हो, कोकोइड बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया जानते हो। ये जो है बेटा शो डिफ्यूजन एंड ग्रोथ। देख लो, ये प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर जो थे बेटा, ये ग्रोथ शो करते रहे थे और डिफ्यूजन भी शो करते थे, सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा आर्टिफिशियली सब हो रहा है बेटा, देख लो, ग्रोथ भी शो करता था और था नहीं है, अगर अभी करें तो हो सकता है, ठीक है, और डिफ्यूजन भी। थर्ड है, कमाल की बात है, रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, बाय बडिंग, और भी कई तरह का रिप्रोडक्शन शो कर रहा था। अब देखो, ये प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर रिप्रोडक्शन शो कर रहा है बेटा, बडिंग शो कर रहा है, डिफ्यूजन शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है, कोकोइड बैक्टीरिया का जैसा है, इतना बता दिया मैंने, है ना। और एक जो चीज था,
ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पाएगा जब एंजाइम इसके पास होगा। तो एंजाइम लाइक एक्टिविटी भी ये शो करता था बेटा, एंजाइम लाइक एक्टिविटी, एंजाइम लाइक एक्टिविटी शो करता था, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी इसमें देखी गई, तो अब तो आपको लगता होगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसका भी ड्रॉबैक है। कोइसरवेट का ड्रॉबैक क्या था? प्रिकर्सर ऑफ लाइफ ये नहीं था क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं था। अब प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर का ड्रॉबैक क्या है वो लिख लेते हैं। ड्रॉबैक लिखिए, ड्रॉबैक लिखो इसका, इसका भी ड्रॉबैक है limited it shows limited diversity, प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर लिखिए, it shows limited diversity, limited diversity, है ना। hence isolation of, hence isolation of protobiome, probiome, hence isolation of probiome remain unsolved, remain unsolved मतलब ये अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया, ऐसा अभी ये क्वेश्चन जो अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाया, जबकि ये तो कोसरवेट भी आइसोलेट कर लिया था। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते बेटा कि कोसरवेट प्लस माइक्रोस्फीयर को हम प्रोटोबायोम बोल सकते हैं क्या? तब तो हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे तो सिंपल सी बात है। तो अगला इक्वेशन लिख लेंगे बेटा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये लिख लिया होगा आपको मैं, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना बाद में, सारे सारे लिख लेना, लिख लो। तो बेटा हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि कोसरवेट्स प्लस माइक्रोस्फीयर इज इक्वल टू, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोम, प्रोटोबायोम, या इसी को हम यूबायोम बोलेंगे। फर्स्ट लाइफ, यही क्या है बेटा? फर्स्ट लाइफ, यूबायोम मतलब ट्रू लाइफ। ये इक्वेशन आपको याद रखना, ओके। अब जो ये जो बना दोनों को मिला के बेटा, उसका कुछ स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें हम तो इस तरह से था कि बीच में ऐसे ये रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल, इसको आज आपको आरएनए या डीएनए बोलते हो, है ना। रेप्लिकेटर, रेप्लिकेटर इसमें कि ये डीएनए और आरएनए हो सकता है, ठीक है। इसके बाहर ये हॉट वाटर, ठीक है, प्लस मिनरल्स, इसमें चाहो तो लिख सकते हो मिनरल्स, मिनरल्स प्लस मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें से ये जो है सारे, ये है कोएसर वेट्स, कोएसर वेट्स इससे निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि कोएसर वेट्स बने कैसे होंगे वो, है ना, छोटी सी बात। तो इस तरह से मेनली आपको याद रखना है बेटा, कोएसर वेट्स क्या है जो मैंने पहले ही बता दिया है, और माइक्रोस्फीयर क्या है वो भी बता दिया, प्रोटोबायोम क्या होता है वो बता दिया, यूबायोम, प्रोटोबायोम या फर्स्ट लाइफ, किसको किसको मिला के बोलेंगे? कोएसर वेट्स प्लस
माइक्रोस्फीयर। ठीक है, तो ये टॉपिक यही कंप्लीट हुआ बेटा। अब आगे चलते हैं, इसके बाद है माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स बायोजेनी के बाद डाइवर्सिटी भी पढ़ना है, कॉग्नोजेनी। कॉग्नोजेनी जैसे मान लो बेटा ये है माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनके एग्रीगेशन से क्या बना होगा, इनके एग्रीगेशन से क्या बना होगा बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और इनसे प्रोटीन्स जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, इस तरह से, या पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये सारे बने होंगे। ठीक है, और इनसे बेटा रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स आरएनए और डीएनए। एक बात जानते हो, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है या डीएनए होता है? आप बता सकते हो मुझे? बायोमोलिक्यूल्स में आपने आरएनए डीएनए पढ़ा है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए। बताओ, आरएनए या डीएनए? आरएनए, दीक्षित वालिया, आरएनए। और लोग लिखो, और लोग लिखो। दीक्षित बेटा एक रीजन लिख दो। आशुतोष कुमार डीएनए, और लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने आरएनए डीएनए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। आरएनए श्याम सुंदर, आरएनए होता है बेटा। कोई ऐसा बच्चा है जो आरएनए के फेवर में कोई एविडेंस दे सकता है? कोई कैसे हम मान लें कि आरएनए होता है? सर डीएनए इज अनस्टेबल। बेटा डीएनए तो स्टेबल है, पूरी तरह नहीं, लेकिन आरएनए से ज्यादा स्टेबल डीएनए है। बेटा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ठीक है, मोर स्टेबल डीएनए, मोर स्टेबल डीएनए, फर्स्ट आरएनए। इसके फेवर में एविडेंस क्या है हमारे पास कि आरएनए द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? नहीं, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना हमारे पास। तो प्रूफ है बेटा कि आरएनए में पेंटोज शुगर एज इट इज पाई जाती है, मतलब C5H10O5। और जो डीएनए में शुगर है बेटा वो डीऑक्सीराइबोस है, उसका जो फॉर्मूला होता है C5H10O4 होता है। आपको पता है ना? एक ऑक्सीजन कम है, स्टेबल बना दिया उसको। तो ऐसा लगता है कि डीएनए बाद में आया, आरएनए पहले आया, क्योंकि उसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। और भी सारे एविडेंस हैं। ठीक है ना, स्टेबिलिटी डीएनए की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें थाइमाइन होता है बेटा यूरेसिल के जगह पे, CH3 ग्रुप होता है, तो CH3 ग्रुप उसको मोर स्टेबल बनाता है। हम डीएनए और आरएनए फिर से पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो सारा ये प्रूफ वहीं पे देखेंगे, यहाँ पे तो नहीं देखेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ बता के मैं आगे निकल रहा हूँ, RNA is the first genetic material and DNA is the second genetic material। ठीक है ना? अच्छा, RNA से DNA बनने को क्या बोलते हैं बेटा?
आरएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। ये भी हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, और आरएनए से डीएनए बनने को हम बोलते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ओके। और ट्रांसक्रिप्शन में बेटा जो आरएनए बनता है, एमआरएनए वैसे एक्चुअली बनता है, और ये एमआरएनए में कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है। आरएनए हैविंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक एक्टिविटी। एमआरएनए नहीं, सिंपल आरएनए की हम बात कर रहे हैं। आरएनए में बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने एंजाइम के साथ रिएक्ट करने वाला सुना होगा आप लोगों ने, आरएनए राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज है ना। तो ये जो एंजाइम है बेटा वो प्रोटीन एक्सिस नहीं है, आरएनए से बना हुआ है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी आरएनए में थी पहले, इसीलिए आरएनए पहले आया ऐसा मानते हैं, डीएनए बाद में आया। तो ये जो अभी तक जो मैंने बताया है उसी को ऐसे लिख दिया है, बस ऐसा कोई नई चीज मैंने अभी बताई नहीं। अब बेटा जो फर्स्ट सेल बनी थी, नोट करके लिखो या स्टार लगा लो, जो फर्स्ट सेल जो अभी अभी हमने बनाया है वो एरोबिक था या एनारोबिक था? एनारोबिक। जो फर्स्ट सेल प्रोड्यूस हुई वो क्या थी बेटा? एनारोबिक। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ्स पहली जो सेल्स बनी थी। मतलब डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है। तो इस तरह से बेटा आज हमने फर्स्ट सेल्स फॉर्म कर लिया, फर्स्ट सेल हमने बना लिया यार।